बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट हिमेटोक्रिट। अच्छा, हिमेटोक्रिट को पैक सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि हिमेटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम होता क्या है। तो बेसिकली ये सारी कहानी है कि जब हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे होता है कि मैं आपको सबसे पहले इसका प्रिंसिपल और डेफिनेशन एक साथ समझाती हूँ। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ब्लड की, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता क्या है कि जो आरबीसीज हैं उनको पैक सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, वो सबसे नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं या पैक्ड हो जाते हैं। उसके बाद बनती है हमारे पास बफी कोट या बफी लेयर। उसके बाद प्लाज्मा ऊपर रह जाता है। मेन चीज़ ये है कि आरबीसीज नीचे बैठ जाते हैं और जो प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाते हैं। और इन आरबीसीज का यानी कि पैक सेल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है टू द प्लाज्मा, दिस इज नोन एज द हिमेटोक्रिट। आसान लफ्जों में अगर हम कहें ना, तो हिमेटोक्रिट आरबीसीज की कंसंट्रेशन होती है कि कितने आरबीसीज हैं प्लाज्मा में, इनकी क्या रेशियो है। दिस इज नोन एज द हिमेटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम। अब एक बात तो ये डिस्कस कर ली। अब प्रिंसिपल में ये इनकी लेयर्स डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमें ये अपीयर कैसे होंगी। तो जो प्लाज्मा है ना वो येलो अपीयर होता है, बफी कोट ग्रेश अपीयर होता है, और जो पैक सेल वॉल्यूम या आरबीसीज हैं वो रेड अपीयर होते हैं। बफी कोट के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्व स्टेशन में पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व स्टेशन का है ये, और ये लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनकी रेशो होती क्या है। तो आरबीसी 45% होते हैं और प्लाज्मा 55% होता है। नॉर्मल इनकी रेशो प्लाज्मा ज़्यादा होता है और आरबीसी जो है वो कम होते हैं। अब प्रिंसिपल के बाद हम इसके प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ होगा और इसको परफॉर्म कैसे करना है। पहली चीज़ जो हमें चाहिए डेट इज़ द माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन, आपको पहले स्टेशन के ऊपर सेंट्रीफ्यूज मशीन नज़र आएगी जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। वो आपको देखने में कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अब इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, ये जो चीज़ है यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसका, डेट इज़ लिड, LID, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक होती है प्लेट। उस प्लेट के ऊपर हम जो ट्यूब रखते हैं ना, जो नेक्स्ट आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर कैसी होती है। वो ट्यूब जो हम रखते हैं वो उस प्लेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और ये जो बटन है ये टाइमर सेट करने के लिए है। आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो, और नॉर्मल जो हम टाइम सेट करते हैं डेट इज़ 3 to 5 मिनट यहाँ से। और उसके बाद इसके साथ एक तार सी लगी हुई होती है, वायर लगी हुई होती है, जिसको आपने अटैच करना होता है टू द इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी इसको ऑपरेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपको स्टेरिलाइज लेंसेट चाहिए क्योंकि आपने ब्लड चुके लेना है। उसके लिए ब्लड के लिए स्पिरिट स्वैब भी चाहिए, अल्कोहल स्वैब भी चाहिए। जितनी भी चीज़ें लेंसेट और इस तरह की चीज़ें प्रिकिंग के लिए आपको चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए। माइक्रो हिमेटोक्रिट रीडर, दिस इज़ द माइक्रो हिमेटोक्रिट रीडर। इसको हम हिमेटोक्रिट रीडर इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे जो ट्यूब आपने निकाली है ना, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ट्यूब आपने निकाली है उसको आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और इस स्केल को आपने उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, और रीडिंग आपने यहाँ से देखनी है उस ट्यूब पे कि कहाँ कितने आरबीसीज की कंसंट्रेशन। जो सबसे नीचे आरबीसीज की लेयर होगी ना, उसके ऊपर बफी कोट होगा और उसके ऊपर प्लाज्मा की लेयर बनेगी ट्यूब पे। तो आपने वो आरबीसीज की जो कंसंट्रेशन देखनी है या नंबर ऑफ आरबीसीज देखना है, वो आपने यहाँ से रीड करना है। इस स्केल को एडजस्ट करके ये मूवेबल है और आप इसको मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको चाहिए हेपरेनाइज कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, हेपरेनाइज क्यों? क्योंकि हेपरिन का काम होता है एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है, ताकि इसके अंदर जो ब्लड है उसकी कोगुलेशन ना हो जाए, इसलिए हम हेपरेनाइज कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं। हेपरेनाइज कैपिलरी ट्यूब आपको देखने में इस तरह की नजर आएगी। इसके एक साइड के ऊपर ये रेड सा पार्ट है और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, ओपन है दूसरी साइड से। अब ब्लड आपने कैसे लेना है, जब आपने अपनी फिंगर प्रिक कर ली ना, उससे जो पहला ड्रॉप होता है ब्लड का वो आपने डिस्कार्ड कर देना है स्पिरिट स्वैब के साथ, ठीक है। उसके बाद जो बाकी ब्लड है वो आपने इस ट्यूब को यूँ वर्टिकली, लाइक दिस इज द ट्यूब, तो यूँ वर्टिकली अपनी फिंगर के ऊपर रखना है जहाँ पे आपने ब्लड को प्रिक किया हुआ है, और उसका जो रेड वाला साइड है वो इसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कैप अगर इसकी रेड साइड है तो ऊपर होनी चाहिए, और जो दूसरी साइड है वो आपने फिंगर के ऊपर रखनी है। तो ग्रेविटी के थ्रू ये खुद ब खुद ही ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है उसके अंदर एयर बबल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूज में रिमूव हो जाएंगे, उससे परेशान नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कम्प्लीटली फिल करें ट्यूब को, जितना भी लाइक थोड़ा सा भी अगर आप कर लेते हैं 70-80% तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। अब इसका प्रोसीजर कैसे होता है, हमने प्रैक्टिकल करना कैसे है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी हुई है, माइक्रो हिमेटोक्रिट रीडर पड़ा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब्स पड़ी हुई है, हेपरेनाइज कैपिलरी ट्यूब्स। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जिस टेस्ट इज यूज़ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिमेटोक्रिट या फिर पैक सेल वॉल्यूम, आरबीसीज को काउंट करने के लिए। तो हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले अपनी फिंगर को प्रिक करना है स्टेराइल लेंसेट के साथ। अपना ड्रॉप पहला ब्लड जो है अंडर एसेप्टिक मेयर, ये ज़रूर याद रखना है, ये वर्ड बोलना है अंडर एसेप्टिक मेयर्स। और उसके बाद आपने पहला डिस्कार्ड कर देना है अल्कोहल स्वैब के साथ,
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने ट्यूब लेनी है, हेपरिन ट्यूब या जिसको हेपरिनाइज कैपिलरी ट्यूब भी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर उसको टच करके थ्रू द ग्रेविटी उसके अंदर ब्लड चला जाएगा। आपने उसकी दूसरी साइड को यानी जो रेड वाली साइड थी उसको सील कर देना है। सील करने के बाद आपने माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज को ओपन करना है, उसकी जो प्लेट है उसके ऊपर आपने रखना है और आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो रेड वाली साइड थी उस ट्यूब की वो बाहर को होनी चाहिए, आउटर साइड के ऊपर फेस करनी चाहिए। फिर आपने उसका टाइमर सेट करना है 3 to 5 मिनट्स के लिए और उसके 3 to 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो ट्यूब आपने बाहर निकालनी है, उसको माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडर के ऊपर लगाना है, फिर उसकी स्केल को एडजस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने रीडिंग देख लेनी है कि आपके पास क्या रीडिंग आई है। अच्छा, और प्रिकॉशंस आप इसमें यही है कि एयर बबल्स को अवॉइड करें आप कैपिलरी ट्यूब के अंदर। सेकंड बात ये है कि जो क्लोज एंड है यानी कि जो रेड साइड वाला एंड है वो आउटर मार्जिन के ऊपर होना चाहिए ब्लेस पे, और LID यानी लिड को आपको प्रॉपरली टाइट करना है। जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो डोसा लोहे का, उसको आपने प्रॉपरली बंद करना है। दैट वॉज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके लिहाज से जो OSPI के स्टेशन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसकी इस तरीके से हम क्यों हेमाटोक्रिट को मेजर कर रहे हैं, ये तो हमें एनीमिया पॉलीसाइथीमिया की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना न्यू बॉश चैम्बर को इस्तेमाल करते हुए RBCs का काउंट जो हम देखते हैं उसके मुकाबले में ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। सेकेंड, बफी कोट किसका बना हुआ था, ये बफी लेयर, इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बफी लेयर है इसकी थिकनेस होती है 1 मिलीमीटर, लेकिन इसकी थिकनेस इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये कंडीशंस है जिसमें इसकी बफी लेयर की जो थिकनेस है ये इंक्रीज कर जाएगी, 1 मिलीमीटर से बढ़ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट क्या होता है हाई हेमाटोक्रिट का। अच्छा, जब भी हेमाटोक्रिट इंक्रीज करेगा यानी कि RBCs की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी पॉलीसाइथीमिया हो गया, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर गई तो इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी, सेल्स को मूव करने में मुश्किल होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स अब आ रहे हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PCV ऑफ आर्टेरियल एंड द वीनस ब्लड। तो जो वीनस ब्लड है ना उसके अंदर हायर होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द आर्टेरियल ब्लड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंडीशंस बताएं जिनमें पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज है और जिनमें डिक्रीज है। तो इंक्रीज किस में होगा, पॉलीसाइथीमिया में, हार्ट फेलियर में, डिहाइड्रेशन में। अगर जो बंदे एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें भी पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और इमोशनल स्ट्रेस में भी। और डिक्रीज कब करता है, सारी टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, चूंकि हीमोडायलेशन हो रही है इसलिए प्लाज्मा का लेवल बढ़ रहा है। हीमोडायलेशन का मतलब है कि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके मुकाबले में RBCs कम हो गए हैं तो प्रेगनेंसी में हीमोडायलेशन होती है जिसकी वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी OSPI के अंदर आया हुआ था वो था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, हेमाटोक्रिट के ऊपर या पैक्ड सेल वॉल्यूम के ऊपर। तो ये जो ब्रोंकाइटिस होता है ना, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन हो गई है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अब अगर ये ऑक्सीजन पहले इतनी लेके आ रहा था और अब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो गई और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। अगर ऑक्सीजन कम हो गया क्या मतलब, हाइपोक्सिया हो गया। अब हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि हाइपोक्सिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि RBCs की प्रोडक्शन इंक्रीज करवा दी जाती है, जो इरिथ्रोपोइटन है वो ज़्यादा बनता है, इरिथ्रोपोइटन ज़्यादा बनेगा। अब जितना इरिथ्रोपोइटन बनेगा उतने ज़्यादा RBCs बनेंगे। अब जितने ज़्यादा RBCs बनेंगे मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो हेमाटोक्रिट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा एट द एंड। तो इसका मतलब यह है कि जब भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आपके एक्सरसाइज में क्या होता है तब भी तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, तो RBCs के कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाया जा सके। तो इसकी वजह से बेसिकली पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट इंक्रीज कर जाता है। दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे OSPI स्टेशन के अंदर आया हुआ था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हेमाटोक्रिट पे क्या इफेक्ट होता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हेमाटोक्रिट इंक्रीज करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि हेमाटोक्रिट की नॉर्मल, अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट उसमें कह देते हैं कि नॉर्मल वैल्यू बता दे तो कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। हेमाटोक्रिट 41% है, वैसे 45% होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप 45 भी लिखिए, 55% प्लाज्मा होता है, 45% होता है, 41, 42, 43 कुछ भी आप लिख देते हैं तो दैट्स ऑल। आपको इसमें बेसिकली इसको परफॉर्म करना आना चाहिए, इसके जितने भी ऑपरेटर्स इसका नाम, उनको ऑपरेट करने का तरीका आना चाहिए, इनके अंदर कौन सी लेयर्स बनेगी, उन लेयर्स के कलर्स कौन से होंगे, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा और नेक्स्ट इसके अंदर कब इंक्रीज होगा हेमाटोक्रिट, कब डिक्रीज होगा, ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। दिस प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्व स्टेशन। ये आता होता है और ये आ चुका है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है।